कभी कभी हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा मुश्किलें वही लोग खड़ी कर देते हैं जिनसे हम सबसे नजदीकी रिश्ते में बंधे होते हैं। शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है, बल्कि दो परिवारों का संगम होता है। और इस सफर में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं ससुराल वाले। किताब टॉक्सिक इन लॉज, जिसे मशहूर लेखक सूजन फॉरवर्ड ने लिखा है, एक ऐसी गाइड है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि किस तरह हम मुश्किल और जहरीले रिश्तों का सामना कर सकते हैं। इस किताब में 12 चैप्टर्स के जरिए यह बताया गया है कि कैसे कुछ इन लॉज अनजाने या कभी कभी जानबूझकर अपनी बहू या दामाद की जिंदगी को मुश्किल बना देते हैं। यह किताब आपको सिर्फ समस्या पहचानना नहीं सिखाती, बल्कि उससे निपटने के मजबूत तरीके भी बताती है। अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई या हैदराबाद जैसे किसी बड़े शहर में रहते हैं, तो आपको यह एहसास होगा कि तेज रफ्तार जिंदगी में पारिवारिक रिश्तों की जटिलता और भी बढ़ जाती है। वहीं अगर आप छोटे शहरों जैसे जयपुर, लखनऊ, भोपाल, अमृतसर या पटना से जुड़े हैं, तो शायद आपने पारिवारिक दबाव और परंपराओं के बीच संतुलन बनाने की चुनौती को और गहराई से महसूस किया होगा। और सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी पारिवारिक रिश्तों की अहमियत उतनी ही गहरी है। यही वजह है कि टॉक्सिक इन लॉज हर उस शख्स के लिए जरूरी किताब है जो अपने रिश्तों में शांति, इज्जत और आत्मसम्मान बनाए रखना चाहता है। आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक चैनल, जहां हम आपके लिए दुनिया की सबसे चर्चित और असरदार किताबों के सार लेकर आते हैं। यहां हर कहानी, हर किताब सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आपके दिल और दिमाग तक पहुंचती है। हमारा मकसद है आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाना जहां आप किताबों के जरिए अपनी सोच बदल सकें, अपने रिश्तों को बेहतर बना सकें और अपनी जिंदगी को और मजबूत बना सकें। चाहे आप मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर कर रहे हों, दिल्ली की मेट्रो में हों, या फिर काठमांडू, लाहौर या ढाका की गलियों से जुड़कर सुन रहे हों, यह आवाज आपके दिल तक पहुंचेगी। तो आइए शुरू करते हैं सूजन फॉरवर्ड की किताब टॉक्सिक इन लॉज का सफर। एक ऐसा सफर जो आपके रिश्तों की उलझनों को सुलझाने में आपका साथी बनेगा। चैप्टर 1, द फैमिली ट्रैप। हर शादी एक नई शुरुआत होती है। जब दो लोग शादी के बंधन में बंधते हैं, तो वे यह सपना देखते हैं कि अब उनकी जिंदगी साथ साथ खुशियों से भरी होगी। वे सोचते हैं कि अब दोनों मिलकर अपने फैसले लेंगे, अपनी दुनिया बनाएंगे और अपने रिश्ते को एक सुरक्षित आश्रयगृह जैसा महसूस करेंगे। लेकिन सच्चाई अक्सर इतनी सीधी और आसान नहीं होती। शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का मिलन होती है। और यही वह जगह है जहां सबसे बड़ी उलझनें और संघर्ष पैदा होने लगते हैं। सूजन फॉरवर्ड इस चैप्टर में बताती हैं कि किस तरह शादी के बाद बहुत सी महिलाएं और पुरुष अपने आप को एक ऐसे फैमिली ट्रैप में फंसा हुआ पाते हैं जहां वे न तो पूरी तरह अपने जीवन साथी के साथ खड़े हो पाते हैं और न ही ससुराल वालों के दबाव से मुक्त हो पाते हैं। यह ट्रैप धीरे धीरे पति पत्नी के रिश्ते में जहर घोल देता है। लेखिका कहती हैं कि ससुराल वालों का असर कभी सीधा होता है और कभी बहुत बारीक। कभी सास बहू से हर छोटे काम में कमी निकालती है। खाना अच्छा क्यों नहीं बना, घर वैसे क्यों नहीं सजाया जैसा हम चाहते हैं। कभी ननद या देवर तुलना करते हैं, हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता था। और कभी ससुराल का पूरा माहौल यह जता देता है कि बहू या दामाद अब भी बाहर से आए हुए हैं, चाहे वे शादी के बाद परिवार का हिस्सा बन चुके हों। वह बताती हैं कि असली समस्या तब और बढ़ जाती है जब पति या पत्नी अपने जीवन साथी के बजाय अपने ही माता पिता या भाई बहनों की तरफ झुकने लगते हैं। उदाहरण के लिए, एक पति जो अपनी पत्नी की भावनाओं को सुनने के बजाय हमेशा अपनी मां की बात को सही ठहराता है, या एक पत्नी जो हर विवाद में अपने पिता की राय को अंतिम मानकर अपने पति की इज्जत को ठेस पहुंचाती है। ऐसे हालात में जीवन साथी को अकेलापन महसूस होता है, जैसे वे शादीशुदा तो हैं, लेकिन उनकी कोई आवाज या अहमियत नहीं है। लेखिका ने इस चैप्टर में कई वास्तविक कहानियों का जिक्र किया है। एक कहानी में एक महिला बताती है कि कैसे उसकी सास हर दिन उसके पहनावे और खाने की आदतों पर ताने देती थी और उसका पति यह सोचकर चुप रहता था कि मां को तो बोलने दो, वो ऐसी ही है।
लेकिन यह चुप्पी उस महिला को अंदर से तोड़ने लगी। दूसरी कहानी में एक दामाद अपने ससुराल के हमेशा दखल देने वाले रवैये से परेशान था, लेकिन उसकी पत्नी उसे यह कहकर चुप करा देती थी, पापा की नीयत तो अच्छी है। इन सब मामलों में एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। पति या पत्नी अपने जीवन साथी के लिए ढाल बनने के बजाय उन्हें और असुरक्षित बना देते हैं। सूजन फॉरवर्ड इस चैप्टर में साफ करती हैं कि यह फैमिली ट्रैप इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसमें पति पत्नी एक दूसरे को खोने लगते हैं। जब भी कोई साथी यह महसूस करता है कि उसकी जगह उसके जीवन साथी के परिवार के लोगों के लिए कम कर दी गई है, तब रिश्ते में दरार पड़ने लगती है। भरोसा टूटता है, संवाद कम हो जाता है और धीरे धीरे रिश्ता सिर्फ औपचारिकता तक सिमट जाता है। लेकिन लेखिका यह भी कहती हैं कि इस ट्रैप से निकलने का रास्ता मौजूद है। सबसे पहले तो पति पत्नी को यह पहचानना होगा कि समस्या कहां से शुरू हो रही है। उन्हें यह समझना होगा कि परंपरा, संस्कार और परिवार की इज्जत के नाम पर अगर आपका आत्मसम्मान बार बार कुचला जा रहा है तो यह सिर्फ कल्चर का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक जहरीला चक्र है और इस चक्र को तोड़ने की जिम्मेदारी पति पत्नी दोनों की है। इस चैप्टर का संदेश गहरा और साफ है। शादी के रिश्ते की असली ताकत तभी बनेगी जब पति पत्नी मिलकर एक टीम की तरह खड़े होंगे। अगर आप अपने जीवन साथी के लिए ढाल नहीं बनते तो आप उन्हें सबसे बड़े दर्द का सामना अकेले करने पर मजबूर कर देते हैं। फैमिली ट्रैप को पहचानना और उससे बाहर निकलना ही एक खुशहाल शादी की पहली सीढ़ी है। चैप्टर 2, द टेकओवर आर्टिस्ट्स। कल्पना कीजिए, आपने और आपके जीवन साथी ने मिलकर यह तय किया कि आप किस शहर में रहेंगे, अपने बच्चों को किस स्कूल में पढ़ाएंगे या फिर घर के खर्च और बचत कैसे मैनेज करेंगे। आप दोनों इस फैसले से खुश भी हैं, लेकिन तभी किसी दिन सास, ससुर, ननद या देवर आकर कहते हैं, नहीं, ये सही तरीका नहीं है, हमें ज्यादा पता है, हम बताएंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए। और देखते ही देखते आपके निजी फैसले अब आपके हाथ में नहीं रहते। यही लोग हैं जिन्हें सूजन फॉरवर्ड टेकओवर आर्टिस्ट्स कहती हैं, ऐसे ससुराल वाले जो हर छोटी बड़ी बात में दखल देकर पति पत्नी की आजादी छीन लेते हैं। लेखिका कहती हैं कि टेकओवर आर्टिस्ट्स अक्सर अपनी दखलंदाजी को मदद या केयर के नाम पर पेश करते हैं। वे कहते हैं, हम तो बस तुम्हारा भला चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि उनका असली मकसद कंट्रोल करना और अपनी ताकत बनाए रखना होता है। वे चाहते हैं कि हर फैसला उनकी मंजूरी से गुजरे और अगर पति पत्नी उनकी राय न माने तो उन्हें अपराध बोध महसूस कराया जाए। इस चैप्टर में सूजन फॉरवर्ड कई वास्तविक उदाहरण देती हैं। एक कहानी में एक सास हर वीकेंड बिना बताए अपने बेटे और बहू के घर पहुंच जाती थी। बहू को यह लगता था कि उसकी प्राइवेसी खत्म हो गई है, लेकिन पति हमेशा यह कहकर मामला टाल देता, मां की आदत है, बुरा मत मानो। धीरे धीरे यह स्थिति इतनी बिगड़ गई कि बहू को अपना ही घर पराया लगने लगा। एक और केस में एक ससुर ने अपने दामाद के करियर के फैसले में इतना हस्तक्षेप किया कि दामाद को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी और उसका आत्मविश्वास टूट गया। दामाद की पत्नी सोचती रही कि पापा के पास अनुभव है, उनकी बात सुननी चाहिए, लेकिन यह मानते हुए वह भूल गई कि उसकी चुप्पी दरअसल उसके पति को कमजोर बना रही थी। लेखिका बताती हैं कि टेकओवर आर्टिस्ट्स की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि पति या पत्नी में से कोई एक उनका साथ देता है। अगर पति यह सोचकर अपनी मां की हर बात को सही मान ले या पत्नी अपने पिता की हर राय को अंतिम मान ले तो टेकओवर आर्टिस्ट्स और मजबूत हो जाते हैं। नतीजा यह होता है कि असली रिश्ते यानी पति और पत्नी का बंधन कमजोर पड़ने लगता है। सूजन फॉरवर्ड यह भी कहती हैं कि टेकओवर आर्टिस्ट्स अक्सर बहुत चालाकी से काम करते हैं। वे सीधे सीधे तुम गलत हो नहीं कहते, बल्कि धीरे धीरे यह जताते हैं कि हमारे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। वे पति पत्नी को यह महसूस कराते हैं कि उनकी अपनी समझ या निर्णय क्षमता कमजोर है। यह मनोवैज्ञानिक दबाव किसी भी इंसान की आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान को तोड़ सकता है। इस चैप्टर का सबक यह है कि अगर पति पत्नी अपनी शादी को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उन्हें यह तय करना होगा कि उनके रिश्ते की सीमाएं कौन खींचेगा। अगर सीमाएं पति पत्नी खुद तय नहीं करेंगे तो टेकओवर आर्टिस्ट्स आकर
वह सीमा अपने हिसाब से बना देंगे। और जब ऐसा होता है तो पति पत्नी अपने ही घर में मेहमान या पराये जैसे महसूस करने लगते हैं। सूजन फॉरवर्ड यह सलाह देती हैं कि इन हालात से निपटने का पहला कदम है सीमा तय करना। पति पत्नी को मिलकर यह कहना होगा कि यह हमारा रिश्ता है, हमारी जिंदगी है और हमारे फैसले हम खुद करेंगे। जब तक पति पत्नी एक टीम की तरह खड़े नहीं होंगे तब तक टेकओवर आर्टिस्ट्स अपनी पकड़ ढीली नहीं करेंगे। इस चैप्टर का गहरा संदेश यही है, आपकी शादी आपकी है। अगर आप अपने रिश्ते को दूसरों के कंट्रोल में दे देंगे तो एक दिन आपके पास सिर्फ पछतावा बचेगा। लेकिन अगर आप अपने रिश्ते की सीमाएं खुद तय करेंगे तो आप न सिर्फ टेक ओवर आर्टिस्ट्स को रोक पाएंगे बल्कि अपने विवाह को एक सुरक्षित और सम्मानजनक रिश्ता बना पाएंगे। चैप्टर 3 द क्रिटिक्स। इस चैप्टर में सूजन फॉरवर्ड उन ससुराल वालों के बारे में बात करती हैं जिन्हें वह क्रिटिक्स कहती हैं। ये वे लोग हैं जो हर छोटी से छोटी बात में कमियां निकालते हैं और पति पत्नी को यह महसूस कराते हैं कि वे कभी भी काफी अच्छे नहीं हैं। चाहे खाना बनाने का तरीका हो, कपड़े पहनने का ढंग, बच्चों की परवरिश या घर संभालने की कला, क्रिटिक्स हर समय यह जताते रहते हैं कि आप गलत हैं और उनकी राय ही सही है। कल्पना कीजिए, एक बहू पूरे मन से खाना बनाती है, लेकिन जैसे ही थाली सास के सामने रखी जाती है वह कहती हैं, तुम्हें अभी तक अच्छा स्वाद बनाना नहीं आया। या फिर दामाद घर की मरम्मत करवाता है लेकिन ससुर ताना मारते हैं, हमारे जमाने में तो काम ज्यादा बेहतर होता था। ऐसे शब्द सुनकर धीरे धीरे इंसान का आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगता है। लेखिका बताती हैं कि क्रिटिक्स सिर्फ बोलकर चोट नहीं पहुंचाते बल्कि वे पति पत्नी को अपने ही घर में असुरक्षित और अयोग्य महसूस कराने लगते हैं। और अगर जीवन साथी में से कोई एक इन आलोचनाओं को गंभीरता से लेने लगता है तो यह रिश्ते में और तनाव पैदा करता है। कई बार पति अपनी मां की आलोचना को मजाक कहकर टाल देता है या पत्नी अपने पिता की टोका टाकी को प्यार कहकर छुपा देती है। लेकिन सच्चाई यह है कि लगातार होने वाली आलोचना धीरे धीरे एक भावनात्मक जहर की तरह काम करती है। सूजन फॉरवर्ड इस चैप्टर में यह साफ करती हैं कि क्रिटिक्स का असली मकसद सिर्फ सुधार नहीं होता बल्कि वे अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि सामने वाला हमेशा छोटा और गलत महसूस करे। लेखिका कहती हैं कि आलोचना सहना और चुप रहना रिश्ते को बचाने का तरीका नहीं है बल्कि यह रिश्ते को और ज्यादा कमजोर कर देता है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि पति पत्नी को यह समझना होगा कि बार बार होने वाली आलोचना कोई निर्दोष आदत नहीं बल्कि भावनात्मक चोट है। अगर आप अपनी शादी को बचाना चाहते हैं तो आपको यह सीमा बनानी होगी कि कोई भी रिश्तेदार चाहे कितना भी नजदीकी क्यों ना हो, आपको लगातार नीचा दिखाने का अधिकार नहीं रखता। सम्मान रिश्ते की नींव है और बिना सम्मान के रिश्ता सिर्फ समझौते में बदल जाता है। चैप्टर 4 द मास्टर मैनिपुलेटर्स। इस चैप्टर में सूजन फॉरवर्ड उन ससुराल वालों का जिक्र करती हैं जिन्हें वह मास्टर मैनिपुलेटर्स कहती हैं। ये वे लोग होते हैं जो सीधे सीधे हुक्म देने या आलोचना करने के बजाय चालाकी से अपनी बात मनवाते हैं। वे भावनाओं का खेल खेलते हैं, कभी अपराध बोध दिलाते हैं, कभी भावुक होकर आंसू बहाते हैं और कभी हमारी हालत देखो कहकर पति पत्नी को मजबूर कर देते हैं कि वे वही करें जो वे चाहते हैं। लेखिका बताती हैं कि मास्टर मैनिपुलेटर्स की सबसे बड़ी ताकत होती है उनका ड्रामा। उदाहरण के लिए, अगर बेटा अपनी पत्नी के साथ छुट्टी पर जाना चाहता है तो मां रोने लगती है, हमें छोड़कर चले जाओगे, हमने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया और अब तुम्हें हमारी परवाह ही नहीं। या अगर बहू अपने करियर पर ध्यान देना चाहती है तो सास ससुर यह कहकर दबाव डालते हैं, हमारे पोते पोतियों की परवरिश कौन करेगा, करियर के चक्कर में घर मत बिगाड़ो। एक केस में लेखिका एक दामाद की कहानी सुनाती है जिसे हर बार यह कहकर पैसे उधार देने पड़ते थे कि अगर तुमने मदद नहीं की तो हमें बहुत मुश्किल हो जाएगी। दामाद की पत्नी अपने माता पिता का पक्ष लेती रही, लेकिन धीरे धीरे उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और पति पत्नी के बीच तनाव बढ़ने लगा। सूजन फॉरवर्ड कहती हैं कि मास्टर मैनिपुलेटर्स अक्सर गिल्ट ट्रिप का इस्तेमाल करते हैं। वे आपको यह महसूस कराते हैं कि अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो आप स्वार्थी, नालायक या परिवार को तोड़ने वाले इंसान हैं।
जब इंसान अपराध बोध में आ जाता है तो वह बिना सोचे समझे वही करने लगता है जो सामने वाला चाहता है। इस चैप्टर का सबक यह है कि पति पत्नी को यह समझना होगा कि भावनात्मक ब्लैकमेल कोई प्यार की निशानी नहीं है। असली प्यार वह होता है जहां सामने वाला आपको आपकी आजादी और फैसले की इज्जत देता है। अगर कोई बार बार आपको गिल्ट और दबाव में डाल रहा है तो वह आपकी भावनाओं का इस्तेमाल कर रहा है। लेखिका सलाह देती हैं कि ऐसे हालात में पति पत्नी को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। अगर आप मजबूत होकर सीमाएं नहीं तय करेंगे तो मास्टर मैनिपुलेटर्स हमेशा अपनी चालाकी से आपके फैसले और आपकी खुशियां छीनते रहेंगे। चैप्टर 5 द फैमिली फ्यूड्स। इस चैप्टर में सूजन फॉरवर्ड उस माहौल का जिक्र करती हैं जहां ससुराल का पूरा परिवार लगातार झगड़ों, विवादों और कटु संबंधों से भरा होता है। ऐसे परिवारों में हर किसी का अहम टकराता है, हर छोटी बात बड़े मुद्दे का रूप ले लेती है और घर का वातावरण एक युद्ध भूमि जैसा हो जाता है। इस स्थिति को वह फैमिली फ्यूड्स कहती हैं। कल्पना कीजिए, आप अपने जीवन साथी के साथ ससुराल जाते हैं और वहां हर समय तनाव का माहौल रहता है। भाई एक दूसरे से बात नहीं करते, बहनें लगातार जलन में डूबी रहती हैं, माता पिता हर समय शिकायत करते रहते हैं और हर छोटी सी बात पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। ऐसे में पति या पत्नी को यह महसूस होने लगता है कि वे एक शांत और सुरक्षित परिवार के हिस्से के बजाय किसी अंतहीन लड़ाई में खींच लिए गए हैं। लेखिका बताती हैं कि इस तरह का माहौल सिर्फ ससुराल वालों को ही नहीं बल्कि नए आए सदस्य यानी बहू या दामाद को भी अपनी गिरफ्त में ले लेता है। अक्सर उनसे उम्मीद की जाती है कि वे किसी एक पक्ष का साथ दें। उदाहरण के लिए, अगर ननद का अपनी सास से झगड़ा है तो बहू से कहा जाएगा कि वह खुलकर ननद का समर्थन करे। अगर बहू ऐसा नहीं करती तो उस पर आरोप लगाया जाता है कि तुम्हें हमारे परिवार की परवाह नहीं। सूजन फॉरवर्ड यह भी कहती हैं कि फैमिली फ्यूड्स में सबसे ज्यादा नुकसान पति पत्नी के रिश्ते को होता है। पति एक ओर अपने माता पिता या भाई बहनों के दबाव में रहता है और दूसरी ओर पत्नी की नाराजगी का सामना करता है। इसी तरह पत्नी भी अपने मायके और ससुराल के बीच उलझ जाती है। यह खींचतान रिश्ते में दूरी और तनाव पैदा करती है। लेखिका कहती हैं कि इन हालात में सबसे बड़ा खतरा यह है कि पति पत्नी अपना असली रिश्ता भूल जाते हैं। वे अपने रिश्ते को मजबूत करने के बजाय परिवार के झगड़ों में उलझ जाते हैं। धीरे धीरे उनके बीच भरोसा और प्यार कम होने लगता है और शादी एक बोझ जैसी लगने लगती है। इस चैप्टर का सबक यह है कि पति पत्नी को यह तय करना होगा कि वे अपने जीवन में लगातार होने वाले पारिवारिक झगड़ों को कितनी जगह देंगे। हर बार किसी के झगड़े में शामिल होना जरूरी नहीं है। कभी कभी चुप रहकर और सीमाएं तय करके ही रिश्ते को बचाया जा सकता है। लेखिका साफ कहती हैं, अगर आप हर पारिवारिक युद्ध का हिस्सा बनते रहेंगे तो एक दिन आपकी अपनी शादी उस युद्ध की बलि चढ़ जाएगी। चैप्टर 6 डू कंट्रोल फ्रीक्स। इस चैप्टर में सूजन फॉरवर्ड उन ससुराल वालों का जिक्र करती हैं जिन्हें वह कंट्रोल फ्रीक्स कहती हैं। ये वे लोग होते हैं जो पति पत्नी के जीवन के हर पहलू पर हुक्म चलाना चाहते हैं। उनके लिए यह मायने नहीं रखता कि आप क्या सोचते हैं, आपके सपने क्या हैं या आपकी सीमाएं कहां तक हैं। वे चाहते हैं कि हर काम उनकी इच्छा और आदेश के मुताबिक हो। लेखिका बताती हैं कि कंट्रोल फ्रीक्स की आदत बचपन से ही बनती है। उन्होंने हमेशा अपने परिवार को आदेश देकर चलाया होता है और अब वे वही रवैया नई बहू या दामाद पर भी थोपते हैं। वे तय करना चाहते हैं कि पति पत्नी कहां रहेंगे, किससे मिलेंगे, किस तरह पैसे खर्च करेंगे और बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे। एक कहानी में लेखिका बताती हैं कि एक सास अपनी बहू को यह तक बताती थी कि सुबह किस समय उठना है और कपड़े किस रंग के पहनने हैं। जब बहू ने विरोध किया तो सास ने बेटे पर दबाव डाला कि वह अपनी पत्नी को काबू में रखे। बेटा मां की बात मान गया और शादीशुदा जिंदगी एक जेल जैसी बन गई। एक और केस में ससुर ने दामाद के काम पर इतना कंट्रोल करना चाहा कि वह हर हफ्ते उसकी मीटिंग्स और प्रोजेक्ट्स पर सवाल उठाता रहा। दामाद को यह लगा कि उसकी खुद की प्रोफेशनल पहचान खत्म हो रही है, लेकिन पत्नी कहती रही, पापा तो बस मदद करना चाहते हैं। धीरे धीरे यह मदद असहनीय दबाव में बदल गई। सूजन फॉरवर्ड
यह समझाती हैं कि कंट्रोल फ्रीक्स का असली मकसद सिर्फ परिवार चलाना नहीं है, बल्कि वे खुद को सत्ता के केंद्र में रखना चाहते हैं। वे यह मानते हैं कि उनकी राय ही अंतिम है और जो भी उनके आदेश के खिलाफ जाएगा वह गलत है। इस चैप्टर का सबक यह है कि अगर पति पत्नी अपनी सीमाएं तय नहीं करेंगे तो कंट्रोल फ्रीक्स हमेशा उनके जीवन पर हावी रहेंगे। लेखिका कहती हैं कि ना कहना और अपनी आजादी की रक्षा करना किसी भी रिश्ते की सेहत के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप कंट्रोल फ्रीक्स को रोकने में देर कर देंगे तो वे आपके रिश्ते की कमान अपने हाथ में ले लेंगे। सूजन फॉरवर्ड यह भी जोड़ती हैं कि कंट्रोल फ्रीक्स से निपटना आसान नहीं है, लेकिन पति पत्नी को मिलकर एक मजबूत मोर्चा बनाना होगा। जब दोनों मिलकर सीमाएं तय करेंगे। चैप्टर 7 द पावर स्ट्रगल। परिवार के रिश्तों में सबसे बड़ा संघर्ष तब पैदा होता है जब ताकत और नियंत्रण की होड़ शुरू हो जाती है। ससुराल के रिश्तों में यह पावर स्ट्रगल अक्सर छुपा हुआ होता है, पर उसका असर गहरा और लंबे समय तक चलता है। किताब हमें यह समझाती है कि क्यों कई बार सास, ससुर या दूसरे रिश्तेदार बहू या दामाद के फैसलों पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। यह सिर्फ घर के छोटे छोटे नियमों तक सीमित नहीं होता, बल्कि बच्चों की परवरिश, आर्थिक फैसलों और यहां तक कि पति पत्नी के निजी जीवन तक फैल जाता है। लेखक बताती हैं कि पावर स्ट्रगल की जड़ें अक्सर पुराने विश्वासों और असुरक्षाओं में होती हैं। कई बार बुजुर्गों को लगता है कि अगर वे नियंत्रण छोड़ देंगे तो उनकी अहमियत कम हो जाएगी, लेकिन इस सोच के कारण नई पीढ़ी को खुलकर जीने और फैसले लेने की आजादी नहीं मिल पाती। इस चैप्टर में कई वास्तविक उदाहरण दिए गए हैं जहां ससुराल वाले अपनी राय थोपकर, बार बार टोककर या आर्थिक दबाव डालकर घर में अपनी सत्ता बनाए रखते हैं। किताब यह भी बताती है कि इस तरह का संघर्ष पति पत्नी के बीच भी दरार डाल सकता है, क्योंकि जब एक व्यक्ति हमेशा अपने माता पिता और जीवन साथी के बीच खिंचाव में रहता है तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है। समाधान के तौर पर लेखक समझाती हैं कि इस पावर स्ट्रगल को खत्म करने का रास्ता टकराव नहीं, बल्कि स्पष्ट सीमाएं, बाउंड्रीज तय करना है। जब पति पत्नी मिलकर तय करते हैं कि किस हद तक ससुराल वालों की राय को महत्व देना है और कब अपनी निजी जगह बचानी है, तभी संतुलन बन सकता है। चैप्टर 8 वेपन्स ऑफ गिल्ट। गिल्ट यानी अपराध बोध ससुराल वालों के हाथ में सबसे ताकतवर हथियार होता है। इस चैप्टर में विस्तार से बताया गया है कि कैसे माता पिता या ससुराल वाले अपने बच्चों और बहू दामाद को दोषी महसूस कराकर अपनी बात मनवाते हैं। तुमने हमें भूल गए, हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते, हमारी उम्र निकल गई तुम्हें पालने में और अब तुम हमारे काम नहीं आ रहे। ऐसे वाक्य हर किसी ने कहीं ना कहीं सुने होंगे। यही वेपन्स ऑफ गिल्ट हैं जो इंसान को अंदर तक हिला देते हैं। किताब यह समझाती है कि गिल्ट का असर इतना गहरा क्यों होता है, क्योंकि हम बचपन से यह सीखते हैं कि माता पिता या बुजुर्गों को दुखी करना गलत है, और जब वही भावनात्मक हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता है तो हम अक्सर मजबूर होकर वह करते हैं जो हमें करना भी नहीं चाहिए। इस चैप्टर में बताया गया है कि गिल्ट का इस्तेमाल सिर्फ आर्थिक मामलों में ही नहीं, बल्कि भावनात्मक और सामाजिक स्थितियों में भी होता है, जैसे त्योहार पर न जाना, समय न दे पाना या बच्चों की परवरिश के तरीके में असहमति जताना। हर बार गिल्ट को एक जाल की तरह फैलाया जाता है ताकि व्यक्ति खुद को गलत मानकर झुक जाए। लेखक सुझाव देती हैं कि गिल्ट को पहचानना ही उसका तोड़ है। जब आप समझ जाते हैं कि आपके खिलाफ गिल्ट का हथियार चलाया जा रहा है, तभी आप खुद को उस दबाव से बचा सकते हैं। दूसरा कदम है अपने फैसलों को आत्मविश्वास के साथ रखना और यह मानना कि हर बार दूसरों की उम्मीदें पूरी करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इस चैप्टर का संदेश यह है कि अगर आप अपने जीवन पर नियंत्रण चाहते हैं तो आपको यह सीखना होगा कि ना कहना अपराध नहीं है और खुद के लिए खड़े होना स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्मसम्मान है। चैप्टर 9 व्हेन योर पार्टनर टेक्स साइड्स। इस चैप्टर में उस बेहद कठिन और दर्दनाक स्थिति को समझाया गया है जब आपका अपना जीवन साथी ही आपके ससुराल वालों के सामने आपको अकेला छोड़ देता है। कई बार शादी के रिश्ते में सबसे बड़ी उम्मीद यही होती है कि जीवन साथी हर परिस्थिति में साथ देगा, लेकिन जब वही इंसान सामने खड़े होकर आपके ससुराल वालों की तरफदारी करने लगता है
तो दिल टूट जाता है। लेखक कहती हैं कि अक्सर ऐसा तब होता है जब पति या पत्नी अपने माता पिता की पकड़ में होते हैं। वे चाहे उम्र में बड़े हो गए हों, शादीशुदा हों, बच्चे हों, लेकिन फिर भी अंदर से वे अपने माता पिता की आज्ञा और मान्यता के गुलाम बने रहते हैं। जब ससुराल वाले किसी मुद्दे पर टोकते हैं, अपमानित करते हैं या रिश्ते को जहरीला बना देते हैं, तो ऐसे जीवन साथी अक्सर यह कहकर कतराने लगते हैं, तुम्हें समझना चाहिए, मेरे माता पिता ऐसे ही हैं, या वो तो तुम्हें गलत नहीं समझते, तुम ही ज्यादा सोच लेती हो। ये बातें सुनकर व्यक्ति और भी अकेला महसूस करता है। लेखक इस चैप्टर में बताती हैं कि क्यों कई पार्टनर अपनी पत्नी या पति को सपोर्ट नहीं कर पाते। बचपन से उन्हें अपने माता पिता की राय को सर्वोपरि मानने की आदत होती है। वे अपने आप को भावनात्मक रूप से कभी स्वतंत्र नहीं कर पाते। कई बार यह डर भी होता है कि अगर उन्होंने माता पिता का साथ नहीं दिया तो उन्हें अच्छा बेटा या अच्छी बेटी नहीं माना जाएगा। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि जब पार्टनर अपने जीवन साथी की भावनाओं को दरकिनार कर माता पिता की तरफ खड़ा होता है तो इससे रिश्ते में दरार पड़ने लगती है। नाराजगी, गुस्सा और विश्वास की कमी गहराती जाती है। इसका हल क्या है? लेखक सुझाव देती हैं कि ऐसे में अपने पार्टनर से ईमानदार बातचीत करना बेहद जरूरी है। यह बताना होगा कि जब वे आपका साथ नहीं देते तब आपको कितना अपमानित और असुरक्षित महसूस होता है। रिश्ते को बचाने के लिए दोनों को मिलकर सीमाएं तय करनी होंगी। एक स्वस्थ रिश्ता तभी बन सकता है जब दोनों पति पत्नी मिलकर तय करें कि चाहे जो भी हो, वे एक दूसरे का सम्मान और साथ देंगे। चैप्टर 10 टैक्टिक्स ऑफ द टॉक्सिक। इस चैप्टर में ससुराल वालों की उन चालों और रणनीतियों का खुलासा किया गया है जिनका इस्तेमाल वे परिवार को कंट्रोल करने और अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए करते हैं। कई बार ये चालें इतनी महीन और छिपी होती हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप धीरे धीरे जाल में फंसते जा रहे हैं। लेखक बताती हैं कि सबसे आम तरीका है गिल्ट पैदा करना। जैसे, तुम अब शादी के बाद बदल गए हो, या हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और अब तुम्हें हमारी परवाह ही नहीं। ऐसी बातें सुनकर अक्सर बेटा या बेटी अंदर से दोषी महसूस करता है और तुरंत माता पिता के कहे अनुसार काम करने लगता है। दूसरी रणनीति है ड्रामा और इमोशनल ब्लैकमेल। कुछ ससुराल वाले जरा सी बात पर रोना, बीमार पड़ जाना या घर में झगड़ा खड़ा कर देना शुरू कर देते हैं। उनका मकसद होता है परिवार के बाकी लोगों को दबाव में लाकर अपनी शर्तें मनवाना। तीसरी चाल है क्रिटिसिज्म और माइक्रो कंट्रोल। जैसे, बहू ने खाना पकाया तो उसकी बुराई करना, हमारे घर में ऐसा नहीं होता था, या तुम्हें घर संभालना नहीं आता। ये बातें सुनते सुनते इंसान का आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगता है। चौथी रणनीति है डिवाइड एंड रूल, यानी परिवार के सदस्यों को आपस में भिड़ाना, एक को दूसरे के खिलाफ भड़काना, ताकि परिवार में एकता न रहे और हर कोई उन्हीं पर निर्भर रहे। लेखक यह भी बताती हैं कि ये सारी चालें जानबूझकर होती हैं। वे यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे पीड़ित हैं और उनके साथ अन्याय हो रहा है, जबकि असल में वे दूसरों को अपनी कठपुतली बना चुके होते हैं। इसका समाधान क्या है? सबसे पहले इन रणनीतियों को पहचानना जरूरी है। जब आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला गिल्ट, ब्लैकमेल या ड्रामा करके आपको फंसाना चाहता है, तब आप भीतर से मजबूत होकर उसका सामना कर पाएंगे। लेखक कहती हैं कि आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा और शांत रहते हुए सीमाएं तय करनी होंगी। जितना कम आप उनके ड्रामे पर प्रतिक्रिया देंगे, उतना ही उनके हथकंडे कमजोर पड़ेंगे। अंत में यह चैप्टर आपको यह समझाता है कि ससुराल वालों के जहरीले खेल में फंसने के बजाय आपको अपनी मानसिक शांति और रिश्ते की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। चैप्टर 11 हीलिंग द वुंड्स। इस चैप्टर में सुसान फॉरवर्ड हमें यह समझाती हैं कि जब हम लंबे समय तक टॉक्सिक इन-लॉज के शिकार रहते हैं तो उनके द्वारा छोड़े गए जख्म सिर्फ बाहरी नहीं होते, बल्कि गहरे भावनात्मक और मानसिक स्तर पर असर डालते हैं। बहुत से लोग इन जख्मों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर से वे लगातार टूटते रहते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि असली हीलिंग तभी संभव है जब हम अपने दर्द को स्वीकार करें,
उसे दबाए नहीं बल्कि सामने लाए। यह ऐसा ही है जैसे किसी पुराने जख्म पर पट्टी लगाए रखना और सोचना कि वह अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन सच यह है कि जब तक उस घाव को साफ नहीं किया जाता, उसकी देखभाल नहीं की जाती, तब तक वह ठीक नहीं हो सकता। यहां पर सुसान यह समझाती हैं कि हमें सबसे पहले अपने भीतर यह स्वीकार करना होगा कि हमें चोट पहुंची है, और यह चोट केवल इन लॉज के व्यवहार की वजह से नहीं, बल्कि कई बार हमारे अपने साइलेंस, कंप्रोमाइज और गिल्ट की वजह से और गहरी हो जाती है। बहुत से लोग खुद को ही दोष देते रहते हैं कि शायद वे अच्छे दामाद या अच्छी बहू नहीं हैं, इसलिए रिश्ते बिगड़ रहे हैं। लेकिन इस चैप्टर में एक बड़ी सीख यह है कि दोषी वह नहीं है जो अपने लिए सीमाएं तय करता है, बल्कि दोष उस पर है जो उन सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करता है। हीलिंग के लिए जरूरी है कि इंसान अपनी आत्मा को, अपने दिल को और अपने दिमाग को यह आजादी दे कि वह बिना गिल्ट के अपनी सीमाएं बनाए और अपनी पहचान को फिर से जिए। सुसान यह भी बताती हैं कि हीलिंग का रास्ता आसान नहीं होता। यह कई बार बेहद दर्दनाक होता है, क्योंकि हमें अपने अंदर झांकना पड़ता है और उन भावनाओं से दोबारा गुजरना पड़ता है जिन्हें हम दबा चुके होते हैं। लेकिन यही रास्ता हमें असली आजादी देता है। इस प्रक्रिया में कई लोग थेरेपी, सपोर्ट ग्रुप्स और भरोसेमंद दोस्तों या जीवन साथी का सहारा लेते हैं। धीरे धीरे जब इंसान अपने घावों पर ध्यान देना शुरू करता है, तो वह खुद को और मजबूत और शांत अनुभव करने लगता है। हीलिंग का मतलब भूल जाना नहीं होता, बल्कि यह सीखना होता है कि जो हुआ वह दर्दनाक था, लेकिन अब वह मेरे जीवन को नियंत्रित नहीं करेगा। इस चैप्टर का संदेश यही है कि टॉक्सिक इन-लॉज ने आपके भीतर जहर घोला हो सकता है, लेकिन आप उसे धीरे धीरे बाहर निकाल सकते हैं और खुद को उस कैद से आजाद कर सकते हैं। चैप्टर 12, मूविंग ऑन। यह चैप्टर पूरी किताब का निष्कर्ष है और इसमें सुसान हमें यह दिखाती हैं कि असली आजादी कैसी दिखती है। जब कोई व्यक्ति टॉक्सिक इन-लॉज के चंगुल से निकलता है और अपनी सीमाएं मजबूत कर लेता है, तब उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। मूविंग ऑन का मतलब यह नहीं कि सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब इंसान के पास ताकत आ चुकी है कि वह अपनी खुशी, अपनी शांति और अपनी पहचान को खुद नियंत्रित कर सके। इस चैप्टर में बहुत से उदाहरण दिए गए हैं जहां लोगों ने लंबे समय तक अपमान, आलोचना और दखलंदाजी झेली, लेकिन जब उन्होंने खुद को मजबूत करना शुरू किया और अपने रिश्तों में ना कहना सीखा, तो उनका जीवन पहले से कहीं अधिक स्वस्थ और शांतिपूर्ण हो गया। मूविंग ऑन का एक बड़ा हिस्सा यह है कि आप अतीत को स्वीकार करते हैं, लेकिन उसमें फंसते नहीं। आप यह मानते हैं कि जो हुआ वह आपकी जिम्मेदारी नहीं थी। आपके पास अब यह शक्ति है कि आप आगे कैसे जिएंगे। इसमें यह भी बताया गया है कि कभी-कभी टॉक्सिक इन-लॉज के साथ रिश्ता पूरी तरह तोड़ना ही एकमात्र रास्ता होता है, और कभी-कभी सीमाएं बनाकर दूरी बनाए रखना ही पर्याप्त होता है। असली बात यह है कि हर इंसान को यह अधिकार है कि वह अपने जीवन को बिना डर, बिना अपराध बोध और बिना जहरीले रिश्तों के जिए। इस चैप्टर में यह भी कहा गया है कि मूविंग ऑन सिर्फ इन-लॉज से दूर जाने का नाम नहीं, बल्कि यह एक नई सोच और नए आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने की प्रक्रिया है। जब इंसान अपने घावों से बाहर निकल आता है और अपने जीवन को खुद नियंत्रित करना शुरू करता है, तब उसके रिश्ते भी बेहतर होते हैं, उसका मानसिक संतुलन मजबूत होता है और उसका आत्मसम्मान भी ऊंचा उठता है। यह चैप्टर हमें यह भरोसा दिलाता है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों, अगर हम अपनी सीमाएं तय करना सीख जाएं और अपने घावों को भरना शुरू कर दें, तो हम एक नया जीवन बना सकते हैं। मूविंग ऑन का असली अर्थ है अपने भीतर वह ताकत खोजना जो हमें अतीत की जंजीरों से मुक्त करके भविष्य की रोशनी की ओर ले जाए। किताब टॉक्सिक इन-लॉज की इस गहरी यात्रा में हमने यह समझा कि रिश्तों की जटिलताओं में सबसे कठिन पहलू वही होते हैं जो परिवार से जुड़े होते हैं। जब ससुराल टॉक्सिक या जहरीले व्यवहार से भरा हो, तो यह केवल दो लोगों के रिश्ते को नहीं, बल्कि पूरे परिवार की खुशियों और मानसिक शांति को प्रभावित करता है। किताब ने हमें यह दिखाया कि कैसे पहचान करनी चाहिए उन व्यवहारों की जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से तोड़ते हैं, और साथ ही यह भी बताया कि किस तरह सीमाएं बनाकर, आत्मविश्वास से खड़े होकर
और समझदारी से जवाब देकर हम अपनी जिंदगी को दोबारा अपने नियंत्रण में ला सकते हैं। यह किताब हमें केवल शिकायत करना नहीं सिखाती, बल्कि रास्ता दिखाती है कि कैसे टॉक्सिक रिश्तों के बीच भी हम अपनी आत्मा और रिश्ते को बचा सकते हैं। यह एक ताकतवर संदेश है कि रिश्तों में प्यार, सम्मान और भरोसा होना चाहिए, और अगर यह नहीं है तो हमें खुद अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। दोस्तों, यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। हमारी कोशिश हमेशा यही है कि किताबों की इन कहानियों और विचारों के जरिए हम सब मिलकर सीखें, समझें और अपनी जिंदगी में बदलाव लाएं। आप चाहे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई की भीड़-भाड़ वाली सड़कों से हमें सुन रहे हों, या फिर पटना, भोपाल, लखनऊ और जयपुर की रौनक भरी गलियों से, या फिर कश्मीर की ठंडी वादियों, पंजाब की मिट्टी, राजस्थान के रेगिस्तान, बंगाल की मिठास, महाराष्ट्र की ऊर्जा, गुजरात की मेहनत और दक्षिण भारत के समंदर किनारों से जुड़ रहे हों, हर जगह से आपकी जुड़ाव हमें और भी अपनापन देता है। और सिर्फ भारत ही नहीं, अगर आप नेपाल की पहाड़ियों से, भूटान की शांति से, श्रीलंका की धरती से या बांग्लादेश की नदियों से हमें सुन रहे हैं, तो यह भी हमारे लिए उतना ही खास है। ये चैनल केवल किताबों का सार नहीं है, बल्कि हम सबके बीच एक रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता जिसमें हम साथ बैठकर सोचते हैं, महसूस करते हैं और जिंदगी को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाते हैं। यह सफर किताबों के पन्नों से आगे बढ़कर हमारे दिलों तक पहुंचता है, और जब आप हमारे साथ बने रहते हैं तो यह एहसास होता है कि यह सिर्फ मेरी या आपकी नहीं, बल्कि हम सबकी साझा कहानी है। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले समय में और भी किताबें, और भी विचार और भी प्रेरणाएं हम लेकर आएंगे। हर कहानी आपके दिल तक पहुंचेगी, हर सबक आपके जीवन से जुड़ेगा, क्योंकि यही है हिंदी ऑडियो बुक चैनल की खूबसूरती, जहां किताबें सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती हैं।